जिस दिन मेरे बेटे ने मुझे 5 सितारा होटल का 1 लाख से ऊपर का बिल थमा दिया, उसी दिन मेरी आंखें खुल गईं। काउंटर पर मशीन ने पेमेंट फेल दिखाया और पीछे से हंसी की आवाज़ आई, जैसे किसी ने मेरे बुढ़ापे का मजाक बना दिया हो। कैशियर ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में दया थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। उसी पल मुझे लगा मैं माँ नहीं, बस एक चलती फिरती एटीएम बन गई हूँ। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक छोटी सी बात बताइए, आप भारत में किस शहर या गांव से सुन रहे हैं? कमेंट में लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले मैं अकेली नहीं हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बुजुर्गों के साथ होने वाले ऐसे धोखे सबको पता चले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब शुरू कैसे हुआ? मैं पुणे के अपने पुराने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी। सामने तुलसी का गमला था और बगल में गुलाब का पौधा, मेरे स्वर्गीय पति का पसंदीदा। मैं धीरे धीरे पानी दे रही थी कि फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मेरे बेटे का नाम चमका, कुणाल। 2 हफ्तों से उसने ढंग से कॉल नहीं किया था, इसलिए दिल अपने आप धक से रह गया। उसने बिना हालचाल पूछे बस इतना कहा, माँ, आज शाम 6 बजे रॉयल स्पाइसेस में आ जाना, होटल सूर्य पैलेसेस वाला। जया पूरे परिवार को डिनर करा रही है, टाइम पर रहना। और लाइन कट। मैं फ़ोन पकड़े बस खड़ी रह गई। पानी गमले से बहकर नीचे गिरने लगा और मेरी चप्पलें भीग गईं। जया, मेरी बहू, 5 साल पहले घर आई थी और उसी दिन से मुझे पुरानी सोच वाली कहकर आंखें घुमाती थी। उसे लगता था मैं बेकार सलाह देती हूँ। मुझे लगता था उसे बस दिखावा और पैसे की चमक पसंद है। मैं कहती थी, बेटा बचत ज़रूरी है। वो हंसकर बोलती, मम्मी जी, आप पुरानी दुनिया में जीती हो। कुणाल बीच में कहीं गुम हो गया था, पहले मेरा बेटा था, अब जया की तरफ झुका हुआ पति। घड़ी देखी तो 4:20 हो रहे थे। मुझे बस से जाना था, पहले लोकल बस, फिर दूसरा कनेक्शन। शाम की भीड़ में समय लग जाता। मैंने जल्दी जल्दी अपनी अलमारी खोली, एक सादा नेवी ब्लू ब्लेज़र निकाला जो मैं सिर्फ खास मौक़ों पर पहनती हूँ। सफ़ेद बालों को कंघी करके ठीक किया, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई और अपने आप से कहा, जो भी हो, बेटे की इज्जत रखनी है। 5 बजे दरवाज़ा लॉक करके निकली। बाहर उमस थी। बस स्टॉप पर भीड़, धक्का मुक्की। बस आई तो सीट तो दूर, खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिली। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक बुजुर्ग महिला खड़ी है। मैं हैंडल पकड़कर बस में हिलती रही और मन में बस यही दोहराती रही, बेटे के लिए, बस बेटे के लिए। 5:50 पर मैं होटल के सामने पहुंची। बाहर को नाने में ली, खेने के साने में चमक दमक, गार्ड, वैलेट, कांच के दरवाजे और अंदर ठंडी हवा। रिसेप्शन पर एक युवती मुस्कुराई, मैडम, रिजर्वेशन? मैंने कहा, स्वर्ण कक्ष, कुणाल शर्मा के नाम से। उसने टैबलेट देखा, फिर उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई। मैडम, उनका ग्रुप तो अंदर बैठ चुका है, पर आपके नाम का सीट नहीं दिख रहा। मेरे कान गर्म हो गए। मैं उनकी माँ हूँ। मैं थोड़ा ऊंचे स्वर में बोल पड़ी। वो फिर चेक करने लगी, फिर धीरे से बोली, मैडम, सच में आपका नाम नहीं है। आप चाहें तो उन्हें कॉल कर लीजिए। मेरे हाथ कांपने लगे, फिर भी मैंने कुणाल को फ़ोन लगाया। कई रिंग, उठा नहीं। तभी कॉल उठा और आवाज़ आई जया की, कठोर, तेज़ और मीठे जहर जैसी। मैंने कहा, बेटा, जया, मैं नीचे आ गई हूँ। ये कह रहे हैं मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। वो हंसी नहीं, बस ताना मारा। ओह मम्मी जी, आज बस छोटा सा फैमिली डिनर है, आपके लिए सीट नहीं रखी। आप घर ही चली जाओ, अगली बार देखेंगे। और फ़ोन कट। मैं होटल के लॉबी में खड़ी थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर से गर्मी खींच ली हो। चारों तरफ हंसी, प्लेटों की आवाज़, लोग फ़ोटो खींच रहे थे और मैं बिल्कुल बेगानी। मैंने सिर हिलाया और बाहर निकल आई। सड़क पर ट्रैफिक की लाइनें थीं, हेडलाइट्स चमक रही थीं। मेरे पास जाने को बस घर था, वो घर जहां पति की फ़ोटो के सामने मैं अकेली खाना खाती हूँ। तभी फ़ोन फिर बजा। इस बार कुणाल की आवाज़ थी, पीछे शोर था, जैसे पार्टी चल रही हो। माँ, आप कहाँ हो? मैं बोली, मैं बाहर ही हूँ। वो बोला,
अच्छा, जल्दी ऊपर आ जाओ, स्वर्ण कक्ष में इमरजेंसी है। मेरा दिल धड़क गया। क्या उन्हें पछतावा हुआ? क्या किसी को सच में मेरी ज़रूरत है? मैं फिर अंदर भागी। रिसेप्शन वाली ने मुझे देखा तो हैरान हुई, पर मैंने बस इतना कहा, बेटे ने बुलाया है। ऊपर गई, दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया। कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक। दरवाज़ा थोड़ा खुला और जया का चेहरा दिखा, भारी मेकअप, आंखों में ठंडक। उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, बस कार्ड आगे किया और बोली, मम्मी जी, नीचे जाकर बिल सेटल कर दो। मशीन में प्रॉब्लम है। पिन, कुणाल का जन्मदिन है। मेरे पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसक गई। पर मुझे डिनर के लिए बुलाया था। उसने आंखें घुमाई। हम लोग खा चुके हैं, जल्दी करो। वेटर खड़ा है और दरवाज़ा बंद। मैं कार्ड ऐसे पकड़े थी जैसे वो अंगारा हो। नीचे काउंटर पर कैशियर ने कार्ड स्वाइप किया, स्क्रीन देखी और बोला, मैडम, पेमेंट नहीं हो रहा, इंसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। फिर उसने बिल मेरी तरफ सरकाया। कुल राशि 1,26,480। मेरे होंठ सूख गए। 1 लाख। मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। कैशियर ने धीरे से समझाया, मैडम, प्रीमियम डिनर था, इम्पोर्टेड ड्रिंक्स, सी फूड प्लेटर, डेजर्ट ट्रॉली, सब मिला के। मेरा सिर घूम गया। मेरी पेंशन हर महीने आती है और मैं उसी में बिजली, पानी, दवाई सब चलाती हूँ। 2 साल में जो थोड़ा बहुत बचाया था, वो भी इसी तरह के दिनों के लिए नहीं, बल्कि अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए था। मैंने कांपते हाथों से कुणाल को फ़ोन लगाया। इस बार उठा लिया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मैंने कहा, बेटा, कार्ड में पैसे नहीं हैं, बिल बहुत बड़ा है। वो हंसा, जैसे ये मजाक हो। माँ, तो क्या हुआ? आपके पास पेंशन है ना? पहले आप कर दो, बाद में मैं दे दूंगा। मेरे कानों में खून दौड़ गया। तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए था? वो बोला, माँ, इतना मत सोचो, फैमिली है हम। आप बचत किस लिए करती हो? हमारे लिए नहीं तो किस लिए? पीछे से जया की आवाज़ आई, ये बूढ़ी औरत इतना रो क्यों रही है? और कॉल कट। मैं कुछ सेकंड बस खड़ी रही। फिर मैंने अपना डेबिट कार्ड निकाला। मेरे कार्ड से कर दीजिए, मैंने कहा। मशीन ने पेमेंट ले लिया और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे सम्मान का भी पेमेंट कट गया। बाहर निकली तो रात गहरी थी। मैं ऑटो लेने लगी। फिर याद आया ऑटो का भी खर्च। मैंने बस स्टॉप की तरफ कदम बढ़ाए, पर आखिरी बस निकल चुकी थी। मैं धीरे धीरे पैदल चलने लगी। रास्ते में मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमती रहीं। पिछले महीने कुणाल ने कहा था, काम में कैश की कमी है, और मुझसे पैसे लिए। कुछ महीने पहले जया ने कार की डाउन पेमेंट के नाम पर लिया। हर बार मैं सोचती, बेटा संभल जाएगा। पर आज पहली बार मैंने अपने आप से सच बोला, ये ज़रूरत नहीं, आदत है। घर पहुंची तो सुबह की हल्की रोशनी होने लगी थी। मैंने पति की फ़ोटो देखी और फुसफुसाई, देखा, तुम्हारे जाते ही हमारा बेटा क्या बन गया। फिर मैंने एक पुरानी नोटबुक निकाली और सारे लेन देन लिखने लगी, तारीखें, रकम, कारण। ये पहली बार था जब मैंने माँ बनकर नहीं, सबूत बनकर लिखा। तभी मेरे दिमाग में एक और बात चुभी, कुणाल का कार्ड पेमेंट में बैलेंस कम कैसे हो सकता है? अगर वो इतनी शानो शौकत कर रहा है। मेरे पास उसका कार्ड था, पिन भी उसने खुद बताया था। ये गलत था, पर उस रात मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मैं सुबह सुबह पास के एटीएम तक गई, कार्ड डाला, पिन डाला, बैलेंस चेक किया। स्क्रीन पर जो नंबर आया, मेरी आंखें फटी रह गई। 9,84,320, लगभग 10 लाख। तो पैसा था, बहुत पैसा था। फिर मुझे क्यों निचोड़ा गया? मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाला। उसमें लगातार बड़े बड़े खर्च थे, ब्रांडेड स्टोर, 5 स्टार, प्रीमियम मैटरनिटी क्लिनिक के नाम पर एडवांस, और एक ट्रांसफ़र 350 एक रियल एस्टेट कंपनी को। मेरे घुटने कमज़ोर पड़ गए। क्या ये लोग कुछ खरीद रहे हैं? और क्या ये पैसा मेरे नाम से जा रहा है? घर लौटकर मैंने अपना फ़ोन खोला, बैंक के पुराने एसएमएस अलर्ट देखने लगी। वहाँ भी कई ट्रांजैक्शन थे जिन पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, छोटी रकम। फिर अचानक बड़ी। मुझे पहली बार समझ आया कि बुजुर्गों के साथ धोखा ऐसे ही होता है, धीरे धीरे, आदत बनाकर। कोई एक दिन में सब नहीं लूटता।
पहले बस 5,000, फिर बस 20,000, फिर बस 1 लाख। और माँ सोचती रहती है, बेटा है, पर कानून की नज़र में ये प्यार नहीं, आर्थिक शोषण है। मैंने तय कर लिया, कल मैं बैंक जाऊंगी, पासबुक, आधार, पैन सब लेकर। मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकालूंगी। मैं पूछूंगी कि मेरे नाम पर कोई लोन तो नहीं। मैं अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित करूंगी। और सबसे ज़रूरी, मैं कुणाल और जया की असली कहानी जानूंगी। तभी मेरा फ़ोन बजा। कुणाल था। आवाज़ मीठी, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। माँ, कल वाले बिल के लिए थैंक यू। वैसे अगले हफ्ते माइकल का बर्थडे है। जया बोल रही है सब दोस्त आएंगे। आप एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार रखना। मेरे अंदर कुछ ठंडा ठंडा जम गया। मैंने बहुत शांत आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल, मैं तैयार रखूंगी। कॉल कट होते ही मैं आईने के सामने गई। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, आंखें सूजी थीं, पर नज़र आज अलग थी। मैंने बैग में अपने सारे कागज़ रखे और खुद से कहा, अब खेल शुरू। तभी दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई और बाहर से कुणाल की आवाज़ आई, माँ, दरवाज़ा खोलो, मुझे घर के कागज़ देखने हैं अभी। दरवाजे की वो दस्तक सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुणाल की आवाज़ बाहर से तेज़ थी, जैसे वो आदेश दे रहा हो, माँ खोलो, मुझे घर के कागज़ अभी चाहिए। मैंने दरवाज़ा तुरंत नहीं खोला। पहली बार मेरी माँ वाली नरमी ने मेरे अंदर की औरत से हार मानी। मैंने दरवाजे की चेन लगाकर बस इतना खोला कि उसका चेहरा दिखे। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में झूंझलाहट। कौन से कागज़? मैंने धीमे पूछा। वो झुंझला गया। घर के पेपर, रजिस्ट्री, जो भी है। जया कह रही है सब एक जगह रख दो। आपकी उम्र हो रही है, खो जाएगा तो दिक्कत होगी। मैंने हंसना चाहा, पर हंसी नहीं आई। तुम्हें कब से मेरी चिंता होने लगी? वो एक पल को चुप हुआ, फिर बोला, माँ, बहस मत करो, बस दे दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, बस इतना ही। और उस एक कदम में मुझे लगा जैसे मैंने सालों की गुलामी का ताला तोड़ दिया हो। अंदर आकर मैंने सांस ली और अपने आप से कहा, आज बैंक, आज ही। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करें कि घर का कोई अपना आपसे पैसे, कागज़ या ओटीपी बार बार मांग रहा है, तो एक नियम याद रखिए, कागज़ और पासवर्ड कभी किसी को मत दीजिए, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। प्यार अलग चीज़ है और सुरक्षा अलग। मैं अपने सारे दस्तावेज़ एक थैली में रखकर निकल पड़ी। पासबुक, आधार, पैन, बैंक की पुरानी चिट्ठियाँ और वो नोटबुक जिसमें मैंने हर रकम लिखी थी। रास्ते में बस में बैठी तो मन में डर भी था और गुस्सा भी। डर इस बात का कि कहीं सच बहुत भयानक ना निकले, और गुस्सा इस बात का कि अगर सच निकला तो मेरा बेटा ही अपराधी होगा। बैंक पहुंचते ही मैंने टोकन लिया। एसी की ठंडी हवा थी, लेकिन मेरे हाथ फिर भी ठंडे पड़ रहे थे। मेरा नंबर आया तो काउंटर पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, मैडम, कैसे मदद करूं? उसके बैज पर लिखा था, माया देशमुख। मैंने अपनी आवाज़ को जितना हो सके स्थिर रखा। मुझे अपने खाते का पिछले 3 साल का पूरा विवरण चाहिए, और ये भी देखना है कि मेरे नाम पर कोई कर्ज तो नहीं है। माया ने मेरी पासबुक और पहचान पत्र देखे, फिर कंप्यूटर में टाइप करने लगी। 2 मिनट बाद उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैडम, एक बात पूछूं? ये निकासी आप ही करती हैं? मैंने कहा, मैं महीने में बस थोड़े पैसे निकालती हूँ, बाकी बचा कर रखती हूँ। उसने स्क्रीन मेरी तरफ थोड़ा घुमा दिया। देखिए, हर महीने पेंशन आते ही उसी दिन लगभग पूरा पैसा निकल रहा है, कभी एटीएम से, कभी काउंटर से। और पिछले 6 महीने में आपके खाते पर 3 बार लोन की फाइल बनी है। मेरे कानों में जैसे घंटी बजने लगी। लोन? मैंने तो कभी लोन लिया ही नहीं। माया ने धीरे से कहा, मैडम, सिस्टम में आपकी सिग्नेचर वाली पर्चियां हैं और केवाईसी के नाम पर कुछ फॉर्म भी। मेरे पेट में मरोड़ उठी। मैं कुर्सी पकड़कर बैठ गई। ये गलत है, ये मेरी सिग्नेचर नहीं हो सकती। माया ने आसपास देखा, फिर धीमे बोली, मैडम, मैं सुपरवाइज़र को बुलाती हूँ। कुछ मिनट में एक मैनेजर आए। उन्होंने मुझे केबिन में बुलाया। मैडम, रिकॉर्ड के हिसाब से निकासी और लोन
दोनों आपकी सहमति से हुए हैं, ये देखिए। उन्होंने कागज़ों की कॉपी रखी। मैं बस एक नज़र में पहचान गई। अक्षर वही थे जैसे कुणाल स्कूल में लिखता था, टेढ़े मेढ़े, जल्दी जल्दी। मेरी सिग्नेचर साफ, सीधी और गोल अक्षरों वाली है। ये मेरी नहीं थी, ये नकली है, मैंने दांत भींच कर कहा। मैनेजर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ये फर्जी है तो ये वित्तीय धोखाधड़ी है। आप चाहें तो पुलिस में शिकायत कर सकती हैं, बैंक सहयोग करेगा और आपको तुरंत सुरक्षा कदम लेने होंगे। माया ने भी तुरंत कहा, मैडम, आज ही अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाइए, नेट बैंकिंग पासवर्ड बदलवाइए और एसएमएस अलर्ट हर ट्रांजैक्शन पर ऑन करवा लीजिए। अगर यूपीई या ऑटो डेबिट लिंक है वो भी हटाना होगा। मुझे पहली बार समझ आया कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से भी आती है, और ये सीख बहुत कड़वी थी। मैनेजर ने कुल रकम बताई। 3 साल में आपकी पेंशन से लगभग 5 लाख के आसपास निकासी हुई है और लोन मिलाकर करीब 12 लाख की देनदारी बनी है, जिसमें अभी भी कई लाख बाकी हैं। मेरे सिर में दर्द उठने लगा। मैंने धीमे से पूछा, ये लोन किस लिए? मैनेजर ने फाइल देखी। कभी व्यवसाय के नाम पर, कभी परिवार की ज़रूरत के नाम पर, कुछ जगह सिक्योरिटी के तौर पर आपके घर के कागज़ों का जिक्र है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। घर, वही घर जिसे लेने के लिए कुणाल सुबह सुबह दरवाज़ा पीट रहा था। मुझे लगा अब कहानी पैसे की नहीं रही, अब ये मेरे सिर पर छत की लड़ाई बन गई है। माया ने एक और बात कही जो मेरे लिए बिजली जैसी थी, मैडम, मैं अगर गलत नहीं हूँ, पिछले हफ्ते आपके बेटे जैसे दिखने वाला व्यक्ति 2 बार आया था। वो बार बार पूछ रहा था कि बुजुर्ग माता पिता के नाम की प्रॉपर्टी पर कितना लोन मिल सकता है। मैंने आंखें बंद कर ली, सब साफ हो रहा था। वो बार बार पूछ रहा था, मुझे कमज़ोर दिखाकर, मेरे नाम पर कर्ज बढ़ाकर और फिर घर को गिरवी रखकर मुझे कोने में धकेलना चाहता था ताकि मैं खुद ही हार मान जाऊं। बैंक से निकलते ही मैंने वही किया जो हर बुजुर्ग को करना चाहिए अगर उसे शक हो जाए। पहला, मैंने अपने खाते के सारे पासवर्ड बदलवाए। दूसरा, मैंने कार्ड की लिमिट कम करवाई और हर ट्रांजैक्शन का मैसेज अनिवार्य कराया। तीसरा, मैंने माया से कहा कि जो भी पुराने फॉर्म और निकासी की कॉपियां हैं, उनकी कॉपी मुझे चाहिए। उसने सिर हिलाया। मैडम, आप लिखित में आवेदन दे दीजिए, बैंक रिकॉर्ड देगा। ये बात सुनते ही मुझे याद आया, सबूत के बिना सच भी कमज़ोर होता है। घर लौटने के बजाय मैं सीधी अपनी पुरानी सहकर्मी सरला मैडम के घर गई। उनकी बेटी वकील थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे कानूनी सलाह चाहिए, अपने ही बेटे के खिलाफ। सरला मैडम का चेहरा दुख से भर गया। मैं कब से कह रही थी, तुम आंख बंद करके भरोसा कर रही हो, चलो मेरी बेटी से मिलो। उनकी बेटी का नाम था एडवोकेट नीरा कुलकर्णी। 30 के आसपास उम्र, तेज नज़र और बोलने का तरीका बिल्कुल साफ। मैंने उसे सब बताया, होटल का बिल, एटीएम का बैलेंस, बैंक का स्टेटमेंट, फर्जी सिग्नेचर और घर के कागज़ मांगने वाली धमकी। नीरा ने मेरी बात बीच में नहीं काटी, बस सुनती रही। फिर बोली, मासी, ये सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं है, ये बुजुर्ग के साथ आर्थिक शोषण है, और अगर घर के कागज़ इसमें आए तो खतरा बढ़ जाता है। उसने मेरी तरफ कागज़ बढ़ाया। आज ही 3 काम। 1, आप अपने घर के मूल कागज़ किसी सुरक्षित जगह पर रखिए, घर में नहीं। 2, बेटे बहू के किसी भी कागज़ पर साइन मत करना, चाहे वो कितना भी मीठा बोले। 3, मैं आपके नाम से एक कानूनी नोटिस भेजूंगी जिसमें साफ लिखा होगा कि आपकी संपत्ति से जुड़े किसी भी कदम की आपको जानकारी नहीं है और आप इसका विरोध करती हैं। मैं घबरा गई, पर वो मेरा बेटा है। नीरा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, बेटा तब था जब वो आपके साथ सच बोलता था, अभी वो आपके पैसे और घर पर नज़र रखे बैठा है। भावुक मत होइए, सुरक्षित रहिए। उसने एक और ज़रूरी बात समझाई, बिल्कुल आसान शब्दों में। मासी, बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं, मेरा बच्चा है, मैं उसे पासबुक दे दूं, यही सबसे बड़ी गलती है। बच्चे को प्यार दीजिए, पर नियंत्रण मत दीजिए।
आपके पैसे पर आपका अधिकार है, आपके घर पर आपका अधिकार है। अगर कोई आपसे ओटीपी मांगे, पासबुक मांगे या कहे मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दो, तो लाल झंडी समझिए। मैं सिर हिला रही थी, जैसे कोई बच्ची डांट सुन रही हो। नीरा ने कहा, और एक बात, अगर वो आपको मानसिक रूप से कमज़ोर दिखाने की कोशिश करे, तो सतर्क रहिए। कुछ लोग डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट बनवाकर बुजुर्ग को देखभाल के नाम पर बंद करा देते हैं। आप अकेली मत रहिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास रहिए। ये सुनते ही मेरे पेट में गांठ पड़ गई, क्योंकि कुणाल की सुबह वाली जिद और जया की ठंडी हंसी सब मुझे उसी तरफ इशारा करती लग रही थी। शाम होते होते मेरे फ़ोन पर लगातार कॉल आने लगे। पहले कुणाल, फिर जया। मैंने नहीं उठाया। फिर जया का मैसेज आया, मम्मी जी, बहुत ड्रामा मत कीजिए, कागज़ दे दो, नहीं तो हम आपको अच्छे सेटलमेंट वाले सीनियर केयर में रख देंगे, वहाँ आराम रहेगा। सीनियर केयर शब्दों में मिठास थी, पर मतलब जेल जैसा लग रहा था। मैंने नीरा को स्क्रीनशॉट भेज दिया। उसने तुरंत जवाब दिया, ये धमकी है, इसे संभाल कर रखिए। घर वापस आई तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं आज रात अकेली रहूं। मैंने पड़ोस में रहने वाली अपनी परिचित आंटी को फ़ोन किया, पर वो खुद बीमार थी। तब मुझे माया की बात याद आई, उसकी ईमानदारी और चिंता। लेकिन मैं उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। फिर भी नीरा का वाक्य कान में गूंज रहा था, अकेली मत रहिए। मैंने दरवाजे की कुंडी, चेन सब जांचा और घर के असली कागज़ों का छोटा सा बॉक्स निकालकर अपने बैग में रख लिया। मैं सो नहीं पाई। आधी रात के बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैं सन्न रह गई। फिर से घंटी, फिर थपथपाहट। माँ, खोलो, कुणाल की आवाज़ थी। मुझे पता है तुम अंदर हो। मैंने सांस रोकी। मैं दरवाजे के पास नहीं गई, बस मोबाइल हाथ में लेकर खड़ी रही। कुछ देर बाद शोर रुका। फिर मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, कल सुबह हम आपको लेने आ रहे हैं। आपको डॉक्टर के पास दिखाना है। आप सही नहीं लग रही। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल ली। डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक थी, पर वो यही साबित करना चाहता था कि मैं ठीक नहीं हूँ। सुबह 7 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इस बार अकेला कुणाल नहीं था। उसके साथ 2 लोग और थे, एक महिला जो खुद को सोशल वर्कर बता रही थी और एक आदमी जो एम्बुलेंस स्टाफ जैसा लग रहा था। कुणाल ने बड़ी चिंता दिखाते हुए कहा, माँ, आप खुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप रात भर जागती रहती हो, आप भ्रम में हो। डॉक्टर ने बोला है जांच ज़रूरी है। मैंने कहा, यह झूठ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महिला ने मीठे स्वर में कहा, माँ जी, बस एक छोटी सी जांच है। अगर आप ठीक हैं तो वापस घर। कुणाल ने धीरे से फुसफुसाया, माँ, ड्रामा मत करो, पड़ोसी देख रहे हैं। वही पुराना हथियार, लोग क्या कहेंगे। मैंने दिल कड़ा किया और कहा, ठीक है, मैं जांच के लिए चलूंगी, पर मेरी वकील को कॉल करने दो। कुणाल का चेहरा एक पल को बदला। अभी नहीं, पहले अस्पताल। मैंने फ़ोन उठाया, नीरा का नंबर मिलाया, पर कुणाल ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन छीनने की कोशिश की। उसी धक्का मुक्की में मेरी उंगलियों से सिर्फ एक मैसेज टाइप हो पाया। बिना पूरा देखे मैंने भेज दिया, मुझे ले जा रहे हैं, मदद। फिर वे मुझे लगभग घेर कर नीचे ले गए। गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। पुणे की वही सड़कें, वही दुकानें, वही लोग, पर मुझे लगा मैं किसी अंधेरे सुरंग में जा रही हूँ। एक निजी नर्सिंग सेंटर के बाहर गाड़ी रुकी। अंदर तेज़ दवाइयों की गंध थी। रिसेप्शन पर कुछ फॉर्म भरवाए गए। कुणाल ने ऐसे साइन किए जैसे वो मेरा अभिभावक हो। मैंने विरोध किया तो उसने मेरे कान के पास कहा, माँ, चुप रहो, वरना सब कहेंगे आप पागल हो। मुझे अंदर एक कमरे में बैठाया गया। एक डॉक्टर आए। उन्होंने कुछ आसान सवाल पूछे। तारीख क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? 100 में से 7 घटाते जाओ। मैंने सही जवाब दिए। फिर भी डॉक्टर ने अपनी फाइल में कुछ लिखते हुए कहा, उम्र के हिसाब से भ्रम की संभावना है, निगरानी ज़रूरी है। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, ये सब मेरे बेटे की चाल है। डॉक्टर ने बिना ऊपर देखे कहा, ऐसा मरीज़ अक्सर यही कहता है। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज़ गले में फंस गई। तभी एक नर्स आई, हाथ में इंजेक्शन। बस थोड़ा सा,
आपको आराम मिलेगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की। कुणाल ने बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा, माँ, सहयोग करो। अगले ही पल सुई मेरी बाह में उतरी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मैं गिरते हुए बस एक बात सोच पाई, अगर मैं यहाँ बंद हो गई तो मेरा घर, मेरा पैसा सब चला जाएगा। और फिर अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी कलाई किसी नरम पट्टी से बिस्तर के रेलिंग से बंधी हुई थी। कमरे में 4 बेड थे। हवा में पेशाब और दवा की गंध थी। मेरे कान में किसी बूढ़ी औरत की धीमी आवाज़ आई, चुपचाप रहो, जितना तड़पो उतना कसेंगे। मैंने अपनी सूखी जीभ से बस इतना कहा, मैं बीमार नहीं हूँ। और उसी पल दरवाज़ा खुला। किसी ने कहा, नई वाली जाग गई है, दवा दो। नई वाली जाग गई है, दवा दो, किसी ने कहा। और फिर मेरे सामने 2 गोलियां रख दी गईं। नर्स ने पानी का गिलास आगे किया। मेरे हाथ अब भी बंधे थे, इसलिए उसने खुद मेरे होंठों के पास गिलास लगाया। मैं समझ गई, अगर मैं इनकी दवा सच में निगल गई तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाएगा और फिर मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। मैंने बस इतना किया कि गोली जीभ के नीचे दबा ली, पानी पी लिया और निगलने का नाटक कर दिया। नर्स ने मेरे मुंह की तरफ देखा, संतुष्ट होकर बाहर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने गोली थूककर तकिए के नीचे सरका दी। मेरे बगल वाले बेड पर एक दुबली पतली वृद्धा लेटी थी। उसके बाल बिखरे थे, पर आंखें बहुत तेज थीं। उसने धीमे से कहा, समझदार लगती हो। यहाँ समझदार बनकर नहीं, बेवकूफ़ बनकर बचना पड़ता है। मैंने फुसफुसाकर पूछा, ये जगह क्या है? मुझे जबरन लाया गया है, उसने नाक सिकोड़कर कहा। तुम अकेली नहीं हो, मेरा नाम बीना है। मेरे बेटे ने भी मुझे यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि मैं घर उसके नाम नहीं कर रही थी। मेरा गला सूख गया। वही कहानी, अलग चेहरा, वही लालच। अगले बेड पर एक सफ़ेद बालों वाले अंकल थे, जिनका नाम बोर्ड पर रघुनाथ लिखा था। वो दिन भर चुप रहते, पर उनकी उंगलियां कभी कभी हवा में ऐसे चलतीं जैसे वो लिख रहे हों। बीना ने बताया, वो मास्टर जी थे, बहुत पढ़े लिखे, पर यहाँ उन्हें भी भ्रम वाला बना दिया। दरवाज़ा फिर खुला। एक भारी शरीर वाला अटेंडेंट अंदर आया। सबकी दवा टाइम पर होनी चाहिए, उसने रूखेपन से कहा। फिर उसने मेरी कलाई की पट्टी ढीली की। टॉयलेट जाना है तो जल्दी, 10 मिनट। मैं कांपते कदमों से बाथरूम तक गई। अंदर गंध थी, पानी टपक रहा था। आईने में अपना चेहरा देखा, आंखें सूजी, बाल बिखरे, पर मेरी नज़र आज भी साफ थी। मैंने खुद से कहा, मैं पागल नहीं हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी। वापस आई तो बीना ने मेरे हाथ दबाए। सुनो, उसने बहुत धीमे कहा, यहाँ लड़ने से फ़ायदा नहीं, यहाँ जीतने का तरीका है सबूत बाहर भेजना। कैसे? मैंने पूछा। उसने पलंग के नीचे उंगली से इशारा किया। क्लीनिंग वाली एक दया वाली औरत है, कभी कभी नोट बाहर पहुंचा देती है, लेकिन अब सतर्क रहना पड़ेगा। वो लोग हमें देखते रहते हैं। उसी शाम जब सबको एक्टिविटी रूम में बैठाया गया, मैंने देख लिया कमरे के कोने में सीसीटीवी है, दरवाजे पर 2 अटेंडेंट। सबको ऐसे बैठाया गया जैसे हम बच्चों की क्लास हो। कोई खाली आंखों से टीवी देख रहा था, कोई बुदबुदा रहा था। और मैंने फैसला किया कि मैं थोड़ी सी उलझी दिखूंगी, ताकि उन लोगों को लगे कि मैं भी बाकी जैसी हूँ। मैंने जानबूझकर चम्मच गिराया, फिर हंसने का नाटक किया। अरे, हाथ से गिर गया। अटेंडेंट ने मुझे घूरा, पर फिर नज़र हटा ली। रात को बीना ने मुझे एक छोटी सी सीख दी। जब भी वो लोग पूछें कि तारीख क्या है, हर बार एक ही जवाब मत देना, ज़्यादा सही भी मत बनना। बस इतना दिखाना कि थोड़ी उम्र हो गई है, मगर अंदर से सब याद रखना। अगले 2 दिन मैंने यही किया। मैं चुप रहती, धीरे बोलती और अंदर ही अंदर हर चीज़ नोट करती, कौन किस शिफ्ट में आता है, दवा कब मिलती है, कौन सा अटेंडेंट ज़्यादा क्रूर है और कौन सा थोड़ा इंसान है। तीसरे दिन एक मौका मिला। सुबह सफाई करने वाली आई। उसकी उम्र 50 के आसपास थी। उसके गले में मंगलसूत्र था और आंखों में थकान। मैंने उसे धीरे से कहा, बहन, मुझे अपने घर फ़ोन करना है। उसने डरकर इधर उधर देखा। मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ बहुत सख्ती है।
मैं उसके हाथ पर अपनी उंगली रखकर बस इतना बोली, मेरा बेटा मेरे घर के कागज़ लेने के लिए मुझे यहाँ लाया। मेरी वकील बाहर ढूंढ रही होगी। अगर ये बात बाहर चली गई तो आपकी भी इज्जत बच जाएगी और मेरी भी जान। उसकी आंखें भर आईं। उसने बहुत धीमे से कहा, नाम? मैंने कहा, एडवोकेट नीरा कुलकर्णी, पुणे। उसने सिर हिलाया और जैसे ही झाड़ू आगे बढ़ाई, मेरे तकिए के पास एक छोटा सा कागज़ गिरा दिया। उसमें बस एक लाइन थी, कल विजिटिंग टाइम दोपहर 2:04। मेरा दिल तेज धड़का। विजिटिंग। अगर नीरा तक संदेश पहुंचा तो शायद वो वहां आ सकती है, पर मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरा बैग जब्त था। मैं बस भरोसा कर सकती थी कि मेरा मुझे ले जा रहे हैं वाला मैसेज नीरा तक पहुंचा होगा। चौथे दिन दोपहर विजिटिंग टाइम में सबको धो धुलाकर, बाल बनाकर, साफ कपड़े पहनाकर हॉल में बिठाया गया, जैसे ये जगह कोई आराम का घर हो। अटेंडेंट मुस्कुरा रहे थे, वही लोग जो रात में चिल्लाते थे। मुझे समझ आया ये दिखावे का खेल है। मैं एक कोने में बैठ गई। मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। अचानक दरवाजे पर एक हथेलिया में जानी पहचानी आकृति दिखी। माया, वही बैंक वाली माया। उसने साड़ी पहनी थी जैसे किसी की भतीजी हो। उसके चेहरे पर डर भी था और गुस्सा भी। हमारे आंखें मिलीं। वो सीधे मेरे पास नहीं आई। पहले उसने इधर उधर देखा, फिर मुस्कुराकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। ऊंची आवाज में बोली, आजी, मैं आपकी दूर की रिश्तेदार माया, आपको देखने आई हूं। मेरा गला भर आया, पर मैंने खुद को संभाला। मैंने भी भ्रम वाली आवाज बनाई, माया? अरे कौन माया? वो समझ गई कि मैं अभिनय कर रही हूं। उसने मेरे हाथ पकड़े और कॉलर ठीक करने के बहाने बहुत धीरे से फुसफुसाई, नीरा मैडम आ रही हैं, डरिए मत। मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। अगले ही पल एक अटेंडेंट हमारे पास आया। कौन है आप? माया ने हंसकर कहा, मैं इनकी नातिन जैसी हूँ। देखिए ये कितनी शांत है। अटेंडेंट ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। माया ने जाते जाते मेरी हथेली में एक छोटा सा पिन चुभोया, एक सिम इजेक्टर पिन जैसा, और आंखों से इशारा किया, बैटरी, सिम, याद रखना। मैं समझ गई। मेरा फ़ोन शायद अभी भी उनके स्टोर रूम में होगा। रात को जब सब सोने लगे, बीना ने धीरे से बताया, स्टोर रूम की चाबी अक्सर उसी क्रूर अटेंडेंट के पास होती है, पर बुधवार दोपहर डायरेक्टर बाहर जाता है, स्टाफ ढीला होता है। हम दोनों ने तय किया हमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, बस इतना करना है कि नीरा और माया बाहर से कानूनी तरीके से मुझे निकालें। मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि भागने से वो साबित कर देंगे कि मैं भ्रम में हूँ। अगले दिन दोपहर हॉल में अचानक हड़कंप हुआ। 2 पुलिस वाले, एक महिला अधिकारी और 2 लोग सूट में जैसे कोई जांच टीम, उनके साथ नीरा थी। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने दरवाजे पर ही तेज आवाज़ में कहा, मैं एडवोकेट नीरा कुलकर्णी हूँ। ये मेरी क्लाइंट हैं। इन्हें बिना सही प्रक्रिया के रखा गया है। इनकी मेडिकल रिपोर्ट, एडमिशन पेपर और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव की कॉपी अभी दिखाइए। डायरेक्टर हकलाया, मैडम, ये हमारी मरीज़ हैं। इनके बेटे ने, नीरा ने काट दिया, बेटा होने से कोई किसी को कैद नहीं कर सकता, और अगर आप कागज़ नहीं दिखा रहे तो ये गैरकानूनी हिरासत है। पुलिस वाली ने भी सख्त स्वर में कहा, हम शिकायत पर आए हैं, और हाँ, आपने इन्हें रखने की सूचना संबंधित बोर्ड अथॉरिटी को दी या नहीं, वो भी बताइए। डायरेक्टर का रंग उतर गया। उस पल मुझे पहली बार लगा कानून की आवाज़ सच में होती है। मुझे हॉल में लाया गया। नीरा ने मुझे देखा तो उनका चेहरा नरम पड़ गया। आंटी, मेरे होंठ कांप गए। मैं ठीक हूँ, मुझे फंसाया गया। नीरा ने सिर हिलाया, मुझे पता है, और हमने सबूत भी जुटाए हैं। माया भी पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। पुलिस ने पेपर्स मांगे। वहाँ बहुत गड़बड़ निकली। कुछ जगह पर गलत उम्र, कुछ जगह पर अधूरी सहमति, और जो डॉक्टर की सस्पेक्टेड रिपोर्ट थी उसमें भी कई खाली हिस्से। नीरा ने तुरंत कहा, हम इन्हें एक स्वतंत्र सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से तुरंत जांच कराएंगे।
उसी दिन मुझे एक दूसरे क्लिनिक में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने ठीक से बात की, कई सवाल पूछे और साफ लिखा, व्यक्ति पूरी तरह सक्षम है, कोई गंभीर संज्ञानात्मक समस्या नहीं दिखती। ये कागज़ मेरे लिए तलवार था। अब कुणाल की कहानी टूट रही थी। बाहर आते ही नीरा ने मुझे समझाया, बिल्कुल आसान शब्दों में, आंटी, अब हम 3 लड़ाई साथ साथ लड़ेंगे। 1, आपके बैंक और घर की सुरक्षा। 2, आपके बेटे बहू के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत। 3, आपके जैसे बुजुर्गों को बचाने के लिए जागरूकता। उसी रात हम नीरा के ऑफिस गए। उन्होंने सबसे पहले बैंक को कानूनी नोटिस भेजा और मेरी तरफ से लिखित निर्देश दिया कि मेरे खाते से कोई भी बड़ा लेन देन बिना मेरी मौजूदगी के न हो। माया ने बैंक से सीसीटीवी का औपचारिक बैकअप निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नीरा ने मुझसे कहा, आप अपने घर के कागज़ घर में नहीं रखें, लॉकर में रखिए, और एक ज़रूरी काम, अपने खाते में नॉमिनी अपडेट करिए और हर ट्रांजैक्शन का अलर्ट ऑन रखिए। फिर उन्होंने मुझे एक हेल्पलाइन भी बताई, अगर कभी भी बुजुर्ग के साथ धोखा, धमकी या मदद चाहिए तो एल्डर लाइन 14,567 पर कॉल किया जा सकता है, और तुरंत खतरा हो तो 112। मैं पहली बार समझ पाई, सिर्फ रोना समाधान नहीं, सही नंबर, सही दस्तावेज़ और सही लोग, ये सुरक्षा है। अगले दिन नीरा मुझे सीधे सब रजिस्ट्रार ऑफिस जैसी प्रक्रिया समझाने लगी और बोली, आंटी, आपके जैसे मामलों में अगर किसी ने बुजुर्ग को देखभाल के बहाने संपत्ति ट्रांसफ़र करवाई और बाद में रख रखाव नहीं किया तो कानून में उसे रद्द कराने का रास्ता भी होता है। उन्होंने सीनियर सिटीजन्स एक्ट की बात की, जिसमें शर्तों के साथ किए गए संपत्ति ट्रांसफ़र को धोखा, जबरदस्ती मानकर ट्रिब्यूनल उसे रद्द कर सकता है। मुझे ये सुनकर थोड़ा साहस आया, क्योंकि कुणाल कागज मांग रहा था, मतलब वो अगला कदम यही लेने वाला था। अब असली टकराव बाकी था। कुणाल और जया को नोटिस गया तो वे पहले गिड़गिड़ाए, माँ, गलतफहमी हो गई। फिर धमकाए, हम आपको फिर अंदर कर देंगे। नीरा ने तुरंत कहा, अब कोई फ़ोन कॉल नहीं, सब कुछ लिखित में, हर धमकी का स्क्रीनशॉट, और आप अकेली नहीं रहेंगी। मैं कुछ दिन माया के घर रुक गई, क्योंकि घर पर कुणाल आ सकता था। माया और उसकी रूममेट ने मुझे ऐसे रखा जैसे मैं उनकी अपनी हूँ। मेरे भीतर जो शर्म थी वो धीरे धीरे उतरने लगी। कुछ हफ्तों में बैंक के सबूत पूरे हुए, फर्जी सिग्नेचर वाले फॉर्म, निकासी के सीसीटीवी और उस रियल एस्टेट कंपनी को गया बड़ा ट्रांसफ़र। पुलिस में फीर हुई। कुणाल और जया के खाते फ्रीज होने लगे। जया ने गुस्से में मेरे दरवाजे पर आकर चिल्लाया, पर इस बार मेरे पास कैमरा था, कॉल रिकॉर्ड था और नीरा का नंबर एक बटन पर था। कुणाल को थाने बुलाया गया। वहाँ पहली बार उसका चेहरा उतर गया। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें नीचे हो गईं। कोर्ट में जब मेरी क्षमता वाली झूठी कोशिश का सच सामने आया, जज ने बहुत सख्त शब्द कहे। बुजुर्ग को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर संपत्ति हथियाने की कोशिश गंभीर अपराध है। जया रोने लगी। कुणाल ने सफाई दी, मैं फंस गया था। जया, नीरा ने बस इतना कहा, अब बहाने नहीं, अब हिसाब। फैसला हुआ, मेरे घर पर किसी भी तरह का लेन देन रोक दिया गया। मेरे नाम का लोन गैरकानूनी तरीके से लिया गया था। उसकी जांच और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हुई और कुणाल जया पर धोखाधड़ी का केस चला। महीनों बाद जब सब कुछ खत्म हुआ, मेरे खाते में मेरे पैसे का बड़ा हिस्सा वापस आया। पूरा नहीं, क्योंकि कुछ पैसा उन्होंने उड़ा दिया था, पर मेरा घर बच गया, मेरी पहचान बच गई और सबसे बड़ी बात, मेरा डर टूट गया। एक दिन कुणाल मेरे सामने आया, बिना गुस्से के, बिना चालाकी के, बस खाली आंखों के साथ। माँ, मैं गलत था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर माँ भी थी और पीड़ित भी। मैंने कहा, गलती नहीं, अपराध था, और अपराध का जवाब होता है। फिर मैंने धीरे से जोड़ा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेहनत करो, बिना मेरे पैसों के, अपने दम पर। वो रोया, पर इस बार मैंने उसे पैसे नहीं दिए। मैंने सिर्फ कहा, सही रास्ता चुनो। जया ने भी माफ़ी मांगी,
पर मैंने उसे एक ही बात कही, मेरे साथ नहीं, कानून के साथ सच बोलो। कुछ समय बाद मैं अपने पुराने स्कूल के पास वाले कम्युनिटी हॉल में गई, वही जगह जहाँ पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी। अब मैं बुजुर्गों को सुरक्षा पढ़ाने लगी, बहुत सरल भाषा में। ओटीपी किसी को मत बताना, पासबुक कार्ड किसी को मत देना। अपने दस्तावेज लॉकर में बच्चों को पढ़ाती थी। में रखना, हर ट्रांजैक्शन का एसएमएस ऑन रखना, और अगर डर लगे तो चुप मत रहना। मैं उन्हें 14,567 और 112 का नंबर भी बताती और कहती, कभी भी कोई आपको सीनियर केयर के नाम पर दबाव डाले तो पहले अपने वकील या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। उस दिन घर लौटकर मैंने पति की फोटो के सामने दीपक रखा और कहा, देखा, मैं गिरकर भी उठ गई। बालकनी में तुलसी के पत्ते हवा में हिल रहे थे। पहली बार मुझे लगा मैं फिर से जी रही हूँ। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में अपना शहर ज़रूर लिखिए और बताइए, क्या आपने अपने आसपास किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा होते देखा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि किसी और माँ को अपनी ज़िंदगी की बचत ऐसे न गंवानी पड़े।